Hello students, I am going to just clarify you some concepts whose answers are not readily available by the teachers or by the sources available in the market. I am going to discuss fundamentals of geometry, without which we can't proceed further. Very beginning, to start with having knowledge of geometry, we must be in a position to note the definition of locus. Sometimes Hindi name of any word gives us a better meaning. Locus in Hindi is बिंदु पथ, बिंदु द्वारा तय किया गया रास्ता. बिंदु तय किए गए रास्ते से जैसी भी फिगर बनाता है वह ज्योमेट्री की फिगर्स बन जाती हैं. वेरी बिगिनिंग जब हम लोकस के बारे में बात करते हैं तो locus is path described by a moving point under certain geometric condition. When we are to draw figures without geometry box and those figures should be 100% correct, then and only then you can say that I have got some fundamental knowledge of geometry with you. I am just going to give you so many concepts how to find all the parts of triangle without using geometry box with the definition of locus. So very beginning, first part of locus is how to find locus of a point which is equidistant from two fixed points. So then we are taking any line with folding activities without using geometry box. I am giving you 100% accurate results. We are to fold this line segment in such a way that point should overlap point, and then we are to fold this paper in such a way, and by joining this, when we are talking about the line segment achieved by नो यूज़ ऑफ ज्योमेट्रिक कॉन्सेप्ट, ज्योमेट्री बॉक्स का कोई भी कॉन्सेप्ट हम यूज़ नहीं करेंगे और 100% रिजल्ट्स हमें मिलेंगे. तो ये लाइन का बाइसेक्टर लेने विदाउट कंपास प्रकार ਨੂੰ यूज़ किए बगैर 100% करेक्ट अपने को लाइन बाइसेक्टर मिल जाएगा. सिमिलरली सेकंड कॉन्सेप्ट इज टू फाइंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल. एंगल का बाइसेक्टर पता करना है. दो गल्लां जे आपां नूं पता लग जाणगियां तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं रहेगी जिंदे बारे असीं ज्योमेट्री बारे गेन नहीं कर सकते. एंगल है अपने को बेटा, एंगल नूं फोल्ड इस प्रकार करना है, पॉइंट ते फोल्ड करना है. पॉइंट ते फोल्ड करके लाइन सैगमेंट जिहड़ी है लाइन के उपर आ जाना चाहिए. इक्को ही लाइन इत्थे क्लीयर है. हुण लाइन के उपर लाइन है, इत्थे आपां इंज फोल्ड कर देंगे तो आटोमैटिकली जिहड़ी फोल्ड की लाइन आपां नूं मिली है दैट विल बी दी एंगल बाइसेक्टर विच विल बी अगेन 100% करेक्ट एंगल बाइसेक्टर विदाउट यूजिंग कंपास. व्हेन वी आर ज्वाइनिंग दिस लाइन वी विल बी गेटिंग दिस एंगल बाइसेक्टर. एंगल बाइसेक्टर इज the line which is dividing the angle into two equal parts. Now the thing is, how many parts of a triangle are is a usual question. Answer by the students, by the teacher is either there are 3 parts or 6 parts. We are going to discuss all the parts. Triangle ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਅੰਗ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਬਾਕਸ ਦੇ ਆਪਾਂ पता करांगे. तो ज्योमेट्री बॉक्स नाल भी 100% रिजल्ट नहीं मिलते, पर इन्हां एक्टिविटीज़ नाल 100% रिजल्ट मिलेंगे. आपां नूं पता है भी ट्राइंगल्स 6 तरह दी होंदियां. 3 ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, 3 ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ते राइट एंगल ट्राइंगल. 2 कॉन्सैप्ट आप आज डिस्कस कर रहे हैं लोकस दे, जिहदे नाल ट्राइंगल के अपन सारे ही पार्ट्स मिलेंगे. मान लो जस्ट ये अपने को ट्राइंगल है,
ट्रायंगल दे तीन वर्टिसेस अपने कोल ए बी सी तीन वर्टिसेस आप लै रहे हैं। पहला कॉन्सैप्ट आप कीता है हाउ टू फाइंड बाइसैक्टर ऑफ ए लाइन सैगमेंट। आप बी नू सी ते फोल्ड करना है इस प्रकार ताकि बी जिहड़ा सी दे उपर आ जाए तो उत्थे आप ये फोल्ड दे देना है। फोल्ड देने ते आपां नूं उहदा एंगल बाइसैक्टर मिल जाएगा। इस तरह ए नू बी ते फोल्ड करांगे, ए नू बी ते फोल्ड इस प्रकार करना है सो दैट ओनली वन लाइन इज अवेलेबल। इत्थे फोल्ड दे देंगे। सिमिलरली ए नू सी ते फोल्ड करन ते जदों असीं इन्हां नूं ज्वाइन करांगे then we will get figure like this. We are getting three right bisectors of sides which are meeting at a point. इनका मतलब जदों असी ट्रायंगल के बारे गल कर रहे हैं, ट्रायंगल इज द थ्री वर्टिसेस, थ्री साइड्स, थ्री एंगल्स, थ्री एंगल बाइसेक्टर्स, थ्री राइट बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स, अज की डिस्कशन नाल जे आप दो गल्लां गेन कर लीए भी लाइन नूं किवें बाइसेक्ट करना है, एंगल्स नूं किवें बाइसेक्ट करना है, तो ट्रायंगल की दुनिया के दर्शन हो जाएंगे तो कोई भी डेफिनेशन जी ज्योमैट्री की देनी बहुत सौखी हो जाएगी। आप गल कर रहे सी थ्री एंगल बाइसेक्टर, थ्री साइड बाइसेक्टर। ये थ्री राइट बाइसेक्टर आप पता किए है जोड़े कि 100% करैक्ट है। हुण प्रॉब्लम ये है भी ये जोड़े राइट बाइसेक्टर्स है अलग अलग तरह दी ट्रायंगल्स दे विच कित्थे कित्थे हुंदे है। मान लो जे असी एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लीए, राइट एंगल ट्रायंगल दे विच भी उही गल करनी है। आपां पॉइंट दे उपर पॉइंट फोल्ड करांगे, पॉइंट दे उपर पॉइंट आ जाएगा, एक फोल्ड लांगे। आप तीन वर्टिसेस है, तिन्हां नूं फोल्ड करोगे जिवें मैं पहला गल कीती है इस प्रकार की फिगर मिल जाएगी। तीन राइट बाइसेक्टर्स ऑफ साइड लैन तो बाद आपां पता लगेगा कि तीनों राइट बाइसेक्टर्स जिहड़े एक ही पॉइंट पे मिलते हैं। इस प्रॉपर्टी नूं आपां बोलने हैं कनकरेंट प्रॉपर्टी, भी तीनों राइट बाइसेक्टर इक्को बिंदु ते मिलते हैं। अते राइट एंगल ट्रायंगल दे विच ये हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट ते मिलते हैं। तो तीन एंगल बाइसेक्टर्स, तीन राइट बाइसेक्टर्स आराम नाल पता लग जाएंगे। ट्रायंगल जिहड़ी मर्जी होए ये जिहड़ा बिंदु आपां नूं प्राप्त होएगा ये तीनों वर्टिसेस तो बराबर दूरी ते होएगा, क्योंकि आपां फोल्ड इस प्रकार कीता है कि ए लोकस ऑफ ए पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम टू पॉइंट्स, दो बिंदुओं तो बराबर दूरी रहन वाला बिंदु आपां प्राप्त कीता है। जदों ये वाला बिंदु वर्टेक्स ए बी सी तो बराबर दूरी ते है तो इस बिंदु नूं सेंटर मान के आपां एक सर्कल ड्रा कर सकते हैं जिसनूं सर्कम सर्कल कहने हाँ। इस बिंदु नूं जे असी सेंटर मान के सर्कल ड्रा करांगे तो वो तीनों वर्टिसेस दे विचों गुजरेगा। इसलिए जिथे तीन साइड बाई सेक्टर मिलते हैं दैट पॉइंट इज नोन एज सर्कम सेंटर ऑफ हिस ट्रायंगल। सर्कम सेंटर जो आपां नूं मिल जाएगा किसी भी तरह की ट्रायंगल का ये जो प्राप्त किया गया पॉइंट है ये तीनों बिंदुओं तो बराबर दूरी से होएगा। जो भी सर्कल ड्रा करांगे ये सर्कल जिहड़ा है ये तीनों बिंदुओं के विचों गुजरेगा। भावें ट्रायंगल जिस मर्जी तरह की होए, भावें एक्यूट एंगल होए, भावें राइट एंगल होए, भावें ऑब्ट्यूस एंगल होए, ये तीनों राइट बाइसेक्टर लभने। सेम इज द केस विद ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल अपन पता है एक एंगल ऑब्ट्यूस होए
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ बिल्कुल सेम तरीके नाल जदों असी पॉइंट के उत्ते पॉइंट फोल्ड करांगे, पॉइंट के उत्ते पॉइंट फोल्ड किया, पहला राइट बाइसेक्टर मिल गया। ए ते बी, बी ते सी, सी ते ए लैन तो बाद जदों आप ज्वाइन करांगे इस तरह की फिगर आपां नूं मिलेगी। सिंपल जी गल है, 5 रुपए के ट्रेस पेपर लगे है तो सारी ज्योमैट्री के कॉन्सैप्ट क्लीयर हो जाएंगे। इस चैनल की बहुत वधिया सेवा जी समाज में दी जा रही है, इनके बारे मैक्सीमम डिस्कशन करनी चाहिए है अपन। ये जोड़े सेंटर्स है, किसी भी बच्चे को जे असीं पूछिए भी कोई ट्राइंगल का सेंटर ट्राइंगल तो बाहर हो सकता है तो वो कहते ना, पर साक्षात प्रमाण इत्थे है भी जदों जदों ट्राइंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होएगी तो उन्होंने राइट बाइसेक्टर ट्राइंगल तो बाहर जाके मिलणगे। अते इस पॉइंट ते प्रकार रख के जो आप चक्कर ड्रा करांगे वो चक्कर भी तीनों पॉइंटों के विचों ही गुजरेगा। प्रॉब्लम ये है जो असीं ये गल करने राइट बाइसेक्टर, उस तो बाद आप गल कर रहे सी एंगल बाइसेक्टर्स की। जो असीं एंगल बाइसेक्टर्स की गल करनी है फिर असीं एंगल नूं फोल्ड करना है। आ जिवें ट्राइंगल है, मैं डायरैक्ट गल की भी उस बिंदु ते आपां फोल्ड करना है तो दोवां भुजावां नूं इक्को रूप ते लैन है, वो जिहड़ा फोल्ड लांगे उहदा 100% एक्यूरेट एंगल बाइसेक्टर आ जाएगा। जिवें 3 राइट बाइसेक्टर इक्को पॉइंट ते मिलते हैं उवें 3 एंगल बाइसेक्टर भी इक्को पॉइंट ते मिलणगे। भावें रौला सिंपल की है, जे ज्योमैट्री स्टार्ट करनी है, ज्योमैट्री तो बाद +2 दे विच ज्योमैट्री की ऑब्जेक्टिविटी यूज़ करनी है, ये कॉन्सैप्ट बहुत क्लीयर होने चाहिए है। जदों 3 एंगल बाइसेक्टर्स एक पॉइंट से मिलणगे फिर आप कहांगे भी एंगल बाइसेक्टर्स आर मीटिंग एट दी सेम पॉइंट। ट्राइंगल जी मर्जी है, भावें एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, भावें राइट एंगल ट्राइंगल है, भावें डायरैक्ट साडे कोल ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। जदों एंगल बाइसेक्टर्स 3 मिलणगे तो उस पॉइंट ते प्रकार रख के बराबर दूरी तो जदों असीं सर्कल ड्रा करांगे तो 2 सर्कल आपां नूं पता लग गए, एक ट्राइंगल दे वर्टिसिस दे विचों निकलदा है, एक अंदर भुजावां तो टच करता है। तो डायरैक्ट जे 3 एंगल बाइसेक्टर्स है इहदे नाल एक सर्कल भी आपां नूं पता लगता है जिसनूं असीं बोलीदा है इन सर्कल ऑफ दी ट्राइंगल। जे राइट बाइसेक्टर जिथे मिलते हैं उत्थों आपां नूं सर्कल सर्कल बारे पता लगता है। सर्कल सर्कल आम तौर पर बच्चे जो ट्राइंगल की गल करते हैं तो 6 भागों तो ही खत्म कर देंगे हैं भी या इनके 3 साइड हैं जी या 3 एंगल है। मैं तुहानूं अज दस रहा भी अज तो बाद जे असीं ट्राइंगल के पार्ट्स की गल करांगे तो किन्ने पार्ट्स होंदे है सामने ही है तुहाडे। 3 वर्टिसिस, 3 साइड्स, 3 एंगल्स, 3 एंगल बाइसेक्टर्स, 3 राइट बाइसेक्टर्स, इस तो बाद 3 मीडियंस। मीडियन की होंदे हन? मीडियन होंदे हन किसी भी ट्राइंगल दे विच किसी वर्टेक्स तो शुरू होण। आ देखो जस्ट जे ट्राइंगल है, मीडियन इज द लाइन सेगमेंट विच इज ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग ए तो चलना है बी सी दे मिड पॉइंट ते मिलना है। हुण जदों बी नूं सी ते फोल्ड कर लांगे साडे कोल इहदा मिड पॉइंट मिल जाएगा डी। ए ते सी नूं फोल्ड करांगे इहदा मिड पॉइंट मिल जाएगा ई। ए ते बी नूं फोल्ड करांगे इहदा मिड पॉइंट मिल जाएगा एफ। ए डी नूं ज्वाइन करांगे, बी ई नूं ज्वाइन करांगे, सी एफ नूं ज्वाइन करांगे। फंडामेंटली केवल 2 ही नियम है ज्योमैट्री दे विच। एक लाइन सैगमेंट का बाइसैक्शन किवें करना है,
दूसरा एंगल का बाइसैक्टर किवें करना है, तो फिर ज्योमैट्री के सारे कॉन्सैप्ट विदाउट यूजिंग ज्योमैट्री बॉक्स 100% ठीक मिलणगे। अते इन्हां बारे पहला ही सिचुएशन पता होनी चाहिए है भी जे इस प्रकार की ट्राइंगल है तो इनके राइट बाइसैक्टर्स कित्थे मिलणगे। जे हुण आपां मीडियम्स की गल कर रहे हैं तो फिर गल हुई है 3 तरह की आपां ट्राइंगल लांगे। ट्राइंगल लैन तो बाद आपां जी जो फोल्ड करांगे इन्हों तो 2 फोल्डिंग एक्टिविटी सीख लो। ज्योमैट्री सारी तुहाडे कोल है। जदों इन्हां दे मिड पॉइंट्स आपां लांगे तो किसी भी वर्टेक्स नूं सामने मिड पॉइंट नाल ज्वाइन कर देंगे। आ जे वर्टेक्स है इत्थों दे मिड पॉइंट नाल ज्वाइन करांगे। जिवें कि वर्टेक्स ए नूं आपां डी नाल मिला रहे हैं, ए डी इज द फर्स्ट मीडियन। इस तरह बी नूं ई नाल मिला रहे हैं, बी इज द सैकेंड मीडियन, सी एफ इज द थर्ड मीडियन। इन्हां तिन्नां मीडियंस ने भी इक्को ही बिंदु ते मिलना है तो एक ही बिंदु ते जदों मिलणगे तो एक प्रॉपर्टी जिहड़ा कि आपां अज दी डिस्कशन चों मेन गल कढांगे भी ट्राइंगल दे पार्ट्स किन्ने हुंदे है। ट्राइंगल दे पार्ट्स उन्हां दी नेचर दे अकॉर्डिंगली कित्थे कित्थे हुंदे है ते विदाउट ज्योमैट्री बॉक्स उन्हां नूं आपां कित्थे कित्थे प्राप्त कर सकने आ। ते 3 मीडियम्स तो बाद 3 आल्टीट्यूड्स रह जाते हैं, 3 उचाइयां। जदों उचाइयां लैनियां आपां उचाइयां इत्थों परपेंडिकुलर ड्रा करीदा। इस तरह फोल्डिंग नाल जदों बी नूं सी वाले पासे फोल्ड करोगे ए रस्ते च आ जाएगा। उस लाइन नूं इत्थे आपां ज्वाइन कर देंगे। इहदी पहली उचाई आ जाएगी ए एम। इधरों इहनूं फोल्ड करोगे ये दूजी ऊंचाई आ जाएगी, इधरों तीसरी ऊंचाई आ जाएगी। तो अज की डिस्कशन चो आपां ये गल कॉन्टैक्ट करांगे भी जिन्ने भी ट्राइंगल के पार्ट्स हुंदे है 3-3 की कैपेसिटी दे विच हुंदे है, 3-3 हुंदे है तो तीनों पार्ट्स इक्को बिंदु ते मिलते हैं। एंड दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज कनकरेंट प्रॉपर्टी वेयर ऑल दी 3 पार्ट्स, 3 एंगल बाइसेक्टर्स, 3 राइट बाइसेक्टर्स, 3 medians, 3 altitudes are meeting at a point, and when we are in a position to find all these parts by only paper folding activities, then you will be having least difference between your actual and guess point। जदों भी 100% प्रॉपर्टीज नूं ठीक रिजल्ट्स यूज करना है वो इहदे नाल ही पता लगेगा भी किस तरह की तुसीं ट्रायंगल लै रहे हो तो किस प्रकार असीं उहनूं यूज कर रहे हैं। जे ट्रायंगल के पार्ट सारे आपां नूं पता लग जाण तो फिर मैं इस चैनल राहीं अज तक जिहड़ी डेफिनेशन किते भी नहीं की क्लीयर ट्रिग्नोमैट्री दी। ट्रिग्नोमैट्री इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद ऑल दी पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल। तो जो सारे पार्ट्स ही नहीं सानू पता होणगे तो कित्थे कित्थे वो होणगे तो असीं ट्रिग्नोमैट्री बारे गल नहीं कर सकते। मैं आस करांगा कि इन्हां सारियां गल्लां नूं लै के जे इन केस कोई प्रॉब्लम आती है वीडियो दोबारा वेख के इस चैनल नूं प्रोपेगेट करो तो आने वाली अपनी ऑब्जैक्टिव लाइफ जिंदे विच ऑब्जैक्टिव आंसर्स इक्को दम बिना कैलकुलेशन के पता लग जाते हैं, इन्हां नूं गेन करो तो इस चैनल नूं सबसक्राइब भी करो। धन्यवाद, नमस्कार। सत श्री अकाल प्यारे विद्यार्थियों, मैं तुहाडा अपना रविंदर सिंह, समाजिक सिक्ख्या अध्यापक सरकारी हाई स्कूल सोढ़ी नगर फिरोजपुर।
ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਭੂਗੋਲ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 6ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੋ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੱਤ ਕਿਹੜੇ ਹਨ। ਨੰਬਰ 3, ਮਿੱਟੀਆਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਤਹਿ ਉੱਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਹਲਕੇ, ਮੁਲਾਇਮ, ਪੁਰਪੁਰੇ ਚਟਾਨਾਂ ਦੇ ਚੂਰੇ, ਜੀਵਾਂ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਬਰੀਕ ਕਣਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਮਿੱਟੀ ਬਣਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਤੇ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧਰਾਤਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਵਲ 1 ਇੰਚ ਮੋਟੀ ਤਹਿ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੌਸਮੀ ਤੱਤ, ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਗਲੇ ਸੜੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਬਰੀਕ ਕਣਾਂ, ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਗਲੇ ਸੜੇ ਅੰਗਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਚੂਰਾ, ਬਰੀਕ ਜੀਵਾਂਸ਼ ਕਣਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਜੈਵਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਭੌਤਿਕ, ਰਸਾਇਣਿਕ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ 5 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਤ ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ? ਨੰਬਰ 1, ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਚਟਾਨਾਂ। ਨੰਬਰ 2, ਜਲਵਾਯੂ। ਨੰਬਰ 3, ਢਲਾਨਾਂ। ਨੰਬਰ 4, ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ। ਨੰਬਰ 5, ਸਮਾਂ। ਮਿੱਟੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮਿੱਟੀਆਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਤੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਵੰਡ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਵੰਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਨੰਬਰ 1, ਉਪਜਾਊਪਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਨੰਬਰ 2, ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਅਤੇ ਨੰਬਰ 3, ਉਤਪਤੀ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਉਪਜਾਊਪਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਅੱਗੇ 2 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1, ਉਰਵਰਾ। ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਉਪਜਾਊ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਰਵਰਾ ਮਿੱਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਰਵਰਾ, ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਅਣਉਪਜਾਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਨੁਰਵਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਨੁਰਵਰਾ ਮਿੱਟੀ ਅੱਗੇ 2 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਸੜ ਭਾਵ ਨਮਕੀਨ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਮਾਰੂ ਭਾਵ ਰੇਤਲੀ ਮਿੱਟੀ। ਦੂਸਰੀ ਵੰਡ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਜਾਂ ਭੂਮੀ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਰਖਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਸ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਾਨੀ ਮਿੱਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਸ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀ ਮਿੱਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਮਿੱਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰਿਸਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਲੀ ਹੋਈ ਮਿੱਟੀ, ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਸਲਾਬੀ ਜਾਂ ਸੇਮ ਵਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਤਪਤੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੋ ਵੰਡ ਹੈ ਉਹ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੋਨਲ ਮਿੱਟੀਆਂ ਭਾਵ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਮਿੱਟੀਆਂ। ਅਜੋਨਲ ਮਿੱਟੀਆਂ ਪੌਣਾ
ਦਰਿਆ, ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂ ਹੋਈਆਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੋਨਲ ਮਿੱਟੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਜੋਕੀ ਤੇ ਨਵੀਨ ਵੰਡ। 1953 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਸਰਵ ਭਾਰਤੀ ਮਿੱਟੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਦੀ ਕੇਵਲ 8 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਵੰਡ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1 ਜਲੋੜੀ ਮਿੱਟੀ, ਨੰਬਰ 2 ਕਾਲੀ ਮਿੱਟੀ, ਨੰਬਰ 3 ਲਾਲ ਮਿੱਟੀ, ਨੰਬਰ 4 ਲੈਟਰਾਈਟ ਮਿੱਟੀ, ਨੰਬਰ 5 ਮਾਰੂਥਲੀ ਮਿੱਟੀ, ਨੰਬਰ 6 ਖਾਰੀ ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਮਿੱਟੀ, ਨੰਬਰ 7 ਪੀਟ ਤੇ ਦਲਦਲੀ ਮਿੱਟੀ, ਨੰਬਰ 8 ਪਹਾੜੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਮਿੱਟੀ। तो विद्यार्थियों, सब तो पहला असी जलोड़ी मिट्टी बारे जानकारी हासिल करांगे। भारत के लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर भाव देश के कुल खेत्रफल का 24% हिस्सा जो धरती है वो जलोड़ी मिट्टी है ਅਤੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸतह ਤੋਂ 600 मीटर तक ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਚਟਾਨਾਂ तक ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਉੱਤਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੈਦਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ। ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ, ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਗੋਦਾਵਰੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਕਾਵੇਰੀ ਜਿਹੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਲੋੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਲੋੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਪਠਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਢਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰੋੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਮਲਬੇ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਹਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਛੱਡੇ ਗਏ ਤਲਛਟਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਲੋੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਕਿਸਮ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਲੋੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ 4 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ। ਨੰਬਰ 1 ਦਰਿਆਈ ਜਲੋੜੀ ਮਿੱਟੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਛਾਈ ਗਈ ਮਿੱਟੀ। ਨੰਬਰ 2 ਤਰਾਈ ਜਲੋੜੀ ਮਿੱਟੀ, ਨੰਬਰ 3 ਡੈਲਟਾਈ ਜਲੋੜੀ ਮਿੱਟੀ, ਨੰਬਰ 4 ਤਟਵਰਤੀ ਜਲੋੜੀ ਮਿੱਟੀ। ਦਰਿਆਈ ਜਲੋੜੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ 2 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ। ਨੰਬਰ 1 ਖਾਡਰ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਬਾਂਗਰ ਮਿੱਟੀ। ਦਰਿਆਈ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਤਲਛਟ ਦੁਆਰਾ ਵਿਛਾਈ ਗਈ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਦਰਿਆਈ ਮਿੱਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦਰਿਆਈ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ 2 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਡਰ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਬਾਂਗਰ ਮਿੱਟੀ। ਖਾਡਰ ਮਿੱਟੀ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਡੈਲਟਿਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਤੇ ਨਵੀਂ ਤੇ ਬਰੀਕ ਮਿੱਟੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਖਾਡਰ ਮਿੱਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਂਗਰ ਮਿੱਟੀ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ 30 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਚਾਈ ਵਾਲੇ ਮੈਦਾਨੀ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਛੇ ਮਲਬੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਬਾਂਗਰ ਮਿੱਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰਾਈ ਜਲੋੜੀ ਮਿੱਟੀ, ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ ਬੋਲਡਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਂਬਰ ਮਿੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੰਘ ਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਪੱਧਰੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਹੀਨ ਕਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਛੀ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਤਰਾਈ ਜਲੋੜੀ ਮਿੱਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨੰਬਰ 3 ਡੈਲਟਾਈ ਜਲੋੜੀ ਮਿੱਟੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੱਖਣੀ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਡੈਲਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਮਿੱਟੀ
ਘੱਟ ਮੁਸਾਮਦਾਰ, ਸਿੱਲੀ, ਮੱਲੜ ਵਾਲੀ ਤੇ ਭਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁੰਦਰਬਨ ਦਾ ਡੈਲਟਾ ਜਲੋੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਸੁੰਦਰਬਨ ਦੇ ਡੈਲਟੇ ਦੀਆਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਪਟਸਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ। ਨੰਬਰ 4, ਤਟਵਰਤੀ ਜਲੋੜੀ ਮਿੱਟੀ। ਤਟਵਰਤੀ ਜਲੋੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸਮੁੰਦਰੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਿਖੇਪ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਉਪਜਾਊ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਟਵਰਤੀ ਜਲੋੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਪੱਛਮ ਤੱਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੂਰਬੀ ਤੱਟ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲੋੜੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਾਲੀ ਮਿੱਟੀ। ਕਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ 5.5 ਲੱਖ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਘੇਰਦੀ ਹੈ। ਕਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤਲ ਤੋਂ 8 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਵਿਸਥਾਰ। ਕਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਅਮਰਕੰਟਕ ਪਠਾਰ ਤੱਕ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਗੁੰਨਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਬੈਲਗਾਮ, ਕਰਨਾਟਕ ਤੱਕ ਹੈ। ਕਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਕਪਾਹੀ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦੋਸਤੋ, ਕਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਦੇ ਲਾਵੇ ਦੇ ਫਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀਆਂ ਅਗਨੀ ਚਟਾਨਾਂ ਦੀ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਅਤੇ ਰਾਖ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਵਰਖਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਰਖਾ ਸਮੇਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਲ ਚਲਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਮੌਸਮ ਸਮੇਂ ਇਸ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 30 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਚੌੜੀਆਂ ਤਰੇੜਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਹਰੀਪੁਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਪਜਾਊ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰਕ ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਹੇਮੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ, ਅਲਸੀ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ, ਬਾਜਰਾ, ਕਣਕ, ਗੰਨਾ, ਖੱਟੇ ਫਲ ਜਿਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਝਾੜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਲਾਲ ਮਿੱਟੀ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਵਰਗ ਮੀਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪੱਧਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ 4 ਮੀਟਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਵਿਸਥਾਰ। ਲਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੱਖਣ ਦੀ ਪਠਾਰ ਦੇ ਕਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਉੜੀਸਾ, ਦੱਖਣੀ ਬਿਹਾਰ, ਪੂਰਬੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਣ। ਲੋਹਾ ਅਤੇ ਫੈਰਸ ਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਰੰਗ ਲਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਾਜਰਾ, ਦਾਲਾਂ, ਕਪਾਹ, ਤੰਬਾਕੂ, ਜਵਾਰ ਤੇ ਫਲ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨੰਬਰ 4, ਲੈਟਰਾਈਟ ਮਿੱਟੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਲੈਟਰਾਈਟ ਮਿੱਟੀ 2.5 ਲੱਖ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਿੱਟੀ ਦਾ 4% ਹਿੱਸਾ ਘੇਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲੈਟਰਾਈਟ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੰਧਿਆਚਲ ਤੇ ਸਤਪੁੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੜੀਸਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਆਸਾਮ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕਰਨਾਟਕ ਆਦਿ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਪਠਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਟਵੀਆਂ ਤੇ ਟੁੱਟਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਲੈਟਰਾਈਟ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਟ ਵਰਗਾ। ਲੈਟਰਾਈਟ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਲੋਹਾ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ,
ਤੇ ਆਕਸਾਈਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਅਣਉਪਜਾਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਕਾਜੂ ਅਤੇ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮਾਰੂਥਲੀ ਮਿੱਟੀ। ਮਾਰੂਥਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 1.5 ਲੱਖ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਵਿਸਥਾਰ ਮਾਰੂਥਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਰਾਵਲੀ ਪਰਬਤ ਤੱਕ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੱਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਣ: ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ 92% ਰੇਤ ਤੇ ਕੇਵਲ 8% ਚੀਕਣੀ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਸਰੋਜਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਸਿੰਜਾਈ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਜਵਾਰ, ਬਾਜਰਾ, ਕਪਾਹ, ਕਣਕ, ਗੰਨਾ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨੰਬਰ 6 ਤੇ, ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਖਾਰੀ ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਮਿੱਟੀ। ਖਾਰੀ ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਮਿੱਟੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1,53,000 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ: ਖਾਰੀ ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਰਣ ਕੱਛ ਦੀ ਖਾੜੀ, ਖੰਭਾਤ ਦੀ ਖਾੜੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਸੋਡੀਅਮ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਔਸੜ ਜਾਂ ਰੇਹ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੱਲਰ ਜਾਂ ਥੁੜ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਕੜ, ਕਾਰਲ ਤੇ ਛੋਪਾ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਸੁਧਰੇ ਹੋਏ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਚੂਨਾ ਤੇ ਜਿਪਸਮ ਵਰਤ ਕੇ ਨਮਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫਸਲਾਂ ਬਰਸੀਮ, ਗੰਨਾ ਅਤੇ ਚੌਲ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ 7 ਨੰਬਰ ਤੇ ਪੀਟ ਤੇ ਦਲਦਲੀ ਮਿੱਟੀ। ਪਸਾਰ, ਪੀਟ ਤੇ ਦਲਦਲੀ ਮਿੱਟੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 150 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਸਿੱਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ: ਪੀਟ ਤੇ ਦਲਦਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਸੁੰਦਰਬਨ ਡੈਲਟਾ, ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਤੱਟਵਰਤੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਗੁਣ: ਕੋਲੇ ਦੀ ਪੀਟ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਨਸੂਨੀ ਵਰਖਾ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਹੇਠ ਡੁੱਬੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ 8 ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਰਬਤੀ ਮਿੱਟੀ। ਪਰਬਤੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰ ਦੇ 7.2% ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ। ਪਹਾੜੀ ਮਿੱਟੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲਦਾਖ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਂਚਲ, ਸਿੱਕਮ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਨੀਲਗਿਰੀ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜੰਗਲ ਉੱਗ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਢਲਾਣਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਹਿ ਪਤਲੀ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ 2 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਡੂੰਘੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਢਲਾਣਾਂ ਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਰਬਤੀ ਮਿੱਟੀ ਚਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮਿੱਟੀਆਂ।
ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਬਟਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज गुप्ता सरकारी हाई स्कूल बड़ाना फिरोजपुर में हिंदी अध्यापक के तौर पर कार्यरत हूँ। हम लोग नई उड़ान कार्यक्रम के तहत हिंदी विषय से संबंधित कक्षा 6 से लेकर 10वीं तक के विद्यार्थियों के लिए लाभदायक व्याकरण के उन विषयों के ऊपर अपना कार्यक्रम तैयार कर रहे हैं जिससे कि बच्चों को उनका फायदा मिले। क्योंकि इस मुश्किल समय में जहां विद्यार्थी अपने स्कूल के साथ सीधे तौर पर नहीं जुड़े हुए हैं, वहीं वे यूट्यूब चैनल के माध्यम से या अन्य किसी मल्टीमीडिया के माध्यम से जब जुड़े रहेंगे तो उनको अपनी शिक्षा प्राप्त करने में बहुत आसानी रहेगी। तो इसी कार्यक्रम के तहत हम लोग आज व्याकरण का भाग करेंगे कारक। कारक हिंदी व्याकरण का एक ऐसा महत्वपूर्ण भाग है जो कि हर कक्षा के विद्यार्थियों के लिए फायदेमंद है। चाहे हमारे पंजाब बोर्ड की बात करें या किसी अन्य की, हमारे परीक्षा के अंदर, प्रश्न पत्र के अंदर एक ऐसी महत्वपूर्ण रूप में यह कार्य आता है कि कारक पहचानना, कारक का प्रयोग करना और उसको अलग अलग रूप से दिखाना, ये सारी चीजें कारक के अंतर्गत बहुत फायदेमंद होती हैं। तो सबसे पहले कारक है क्या, हमारे लिए ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कारक है क्या। कारक किसी कार्य को करने वाला ऐसा व्यक्ति जो किसी कार्य को करता है या जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है, वह कारक कहलाता है। अब हमारे सामने प्रश्न ये उठता है कि हम इसका प्रयोग कहां पर करते हैं। देखिए, भाषाएं चाहे अलग अलग हो सकती हैं, अंग्रेजी अपने स्थान पर है, हिंदी अपने स्थान पर है, पंजाबी अपने स्थान पर है, लेकिन उनके जो व्याकरणिक नियम हैं वो कहीं ना कहीं किसी एक जगह पर जाकर आपस में मिल जाते हैं। वो बात प्रयोग करने की होती है कि हम किसी भाषा का कहीं पर प्रयोग करते हैं, किसी का कहीं पर। कोई भी भाषा अपने व्याकरणिक जो नियम है उनके बिना अधूरी है। यदि हमने एक भी व्याकरण का नियम जो है वो गलत लगा दिया तो भाषा का अर्थ से अनर्थ हो जाता है। तो हमारे कारक जो है, जैसे अंग्रेजी के अंदर हम प्रेपोजिशंस का प्रयोग करते हैं और उनके द्वारा जो भाषा की सही सेंस यानी कि सही अर्थ सामने निकल कर आता है, उसी तरह कारक का भी सही अर्थ अगर प्रयोग सही ढंग से किया होगा तो वो भाषा का सही प्रयोग होगा, शब्द का सही प्रयोग होगा और उसी प्रकार एक सही वाक्य की रूपरेखा बन पाएगी। तो कारक के हमारे पास हिंदी के अंदर कारक के कुल 8 भेद हैं। 8 भेद हैं, 8 कारक हैं हमारे पास। इनके अलग अलग विभक्ति चिन्ह हैं और इन विभक्ति चिन्हों के द्वारा हम कारक पहचानते हैं कि कौन सा कारक कहां पर प्रयोग किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग इसको एक तालिका के द्वारा, सबसे पहले हमारे पास कर्ता, कर, उसके पश्चात है हमारे पास कर्म, संपदा, आपदा, संबंध, अधिकरण, संबोधन।
पहला जानना ये जरूरी है कि 8 कारक कौन कौन से हैं। हमारे पास जो 8 कारक हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, कुल 8 कारक हैं। इनका प्रत्येक का एक एक विभक्ति चिन्ह है। एक उनको हम जब विभक्ति चिन्ह को प्रयोग करते हैं तो हमें उसकी असल तरीके से पहचान हो जाती है। तो सबसे पहले हमारा कर्ता कारक, उसका विभक्ति चिन्ह है ने। उसके पश्चात है हमारा कर्म को। उसके पश्चात है हमारा कर्म से। संप्रदान के लिए। अपदान, इसका भी से है, परंतु इन दोनों से के अंदर हमने संशय नहीं प्रकट करना। इसमें एक बहुत आसान सा अंतर है। ये से है कोई ऐसा साधन जिसके द्वारा हम किसी वस्तु का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये से अलग होना, कोई चीज टूट कर अलग होना। मैं आपको इसी वक्त एक उदाहरण दे देता हूं। जैसे हम कोई चीज कह रहे हैं कि मैंने पेन से लिखा, तो पेन क्योंकि मेरे हाथ में है इसलिए मैंने यहां पर करण कारक का प्रयोग किया। लेकिन मैं अगर कह रहा हूं कि डाली पेड़ से टूट गई, अब वो टूटकर अलग हो गई, इसलिए यहां पर अपदान। संबंध, जो संबंध प्रकट करे, का, के, की, रा, रे, री। उसके पश्चात है अधिकरण, में, पर। उसके पश्चात है संबोधन, हे, अरे। तो ये हमारे विभक्ति चिन्ह है। इनको हम विभक्ति चिन्ह के रूप में प्रयोग करते हैं। जब भी हम कोई वाक्य लिखते हैं किसी शब्दों का प्रयोग करके, अगर हम उसमें सही विभक्ति चिन्हों का प्रयोग नहीं करते तो वो हमारा जो कहने का ढंग है, लहजा है, वो भी बदलेगा और उसके पश्चात जिस व्यक्ति को हम कोई बात पहुंचाना चाहते हैं वो भी अपना रूप जो है वो बदल लेगी। अब मैं आपको एक उदाहरण के रूप में देता हूं कि सपोज करो हम लिखते हैं कि राजा अपने नगर, एक स्थान करा, जा रहा था, उस रिक्त स्थान लिखा, अपने मंत्री, रिक्त स्थान, डांटा। तो यहां पर अगर मैं अपने वाक्य को प्रयोग करता हूं कि राजा अपने नगर जा रहा था, उस अपने मंत्री डांटा, तो मेरी बात का कोई सही अर्थ जो है वो निकलकर सामने नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि इसमें मैंने कारक के चिन्हों का प्रयोग नहीं किया। जब मैंने कारक के सही चिन्हों का प्रयोग नहीं किया तो बात जो है वो सही ढंग से बनी नहीं। अगर यहां पर हम अपने सही कारक चिन्हों का प्रयोग कर लेते हैं कि राजा अपने नगर को जा रहा था, उसने अपने मंत्री को, तो यहां पर एक जो प्रभावपूर्ण वाक्य बनता है कि राजा ने अपने मंत्री को डांटा जब वह अपने नगर को जा रहा था। तो इससे एक वाक्य की संरचना सही होती है और सही वाक्य की संरचना करने के लिए यह जरूरी है कि कारक अपने सही रूप में हमारे सामने आए। तो इसी को देखते हुए हम अपने कारक जो हमने 8 घेर लिखे हैं, इनके हम अलग अलग रूप जो है वो सामने रखेंगे। सबसे पहले है हमारे पास कर्ता। कर्ता कारक। कर्ता कारक, इसकी परिभाषा क्या है? कार्य को करने वाला, अर्थात जिसके द्वारा जो कार्य करता है, वह कर्ता कारक कहलाता है।
उदाहरण हम इसकी एक देखेंगे जिससे हमारा वाक्य स्पष्ट हो जाए। राम ने रावण को मारा। तो यहां पर करता है राम। तो ये हमारे पास एक हुआ। उसके पश्चात है कर्म। कर्म कारक जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। अब जब कर्ता ने काम किया तो जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ा वह कर्म कारक कहलाएगा। इसी वाक्य को हम देखें कि राम ने रावण को मारा, तो जिस पर रावण को, तो इस पर प्रभाव पड़ा और को जो है इसका विभक्ति चिन्ह है कर्म कारक। तो इससे पहचान हो जाती है हमें बहुत आसानी से। इसके पश्चात है हमारा कर्म कारक। कर्म कारक जिस साधन के द्वारा क्रिया की जाती है वह कर्म कारक कहलाता है। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे कि जैसे मैंने कोई काम किया, कि मैंने पेन से कॉपी पर लिखा। मैंने पेन से कॉपी पर लिखा, तो जो साधन मैंने यहां पर प्रयोग किया है वो है पेन। तो अगर मैंने पेन का प्रयोग किया है तो यहां पर जो विभक्ति चिन्ह मैंने प्रयोग किया है वो है से। तो से कारक किसमें आया? कर्म कारक के अंतर्गत आया। मैंने पेन से कॉपी पर लिखा। तो यहां पर पहचानने में हम बहुत आसानी होती है। और जब एक वाक्य को हम एक से दो बार जब पढ़ लेते हैं तो हमें उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आती। इसमें हम बार बार सिर्फ ये देखें कि कौन सा विभक्ति चिन्ह प्रयोग किया गया है और एक बार दोहराई कर लें। उसके पश्चात है हमारे पास संप्रदान। संप्रदान कारक जिसके लिए या निमित्त हम कोई कार्य करते हैं, तो संप्रदान कारक का प्रयोग होता है। उदाहरण के तौर पर ये पेन राम के लिए है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जिसके निमित्त या जिसके लिए हम कोई कार्य करते हैं वहां पर संप्रदान कारक का प्रयोग होता है। यहां पे भी हमने विभक्ति चिन्ह को बहुत ध्यान से देखना है। जब विभक्ति चिन्ह हमें समझ में आ गया तो इसका मतलब हमें कारक का भी पता चल पड़ा। उसके पश्चात है हमारे पास अपदान। अब देखिए हम लोगों ने पहले प्रयोग किया है से, विभक्ति चिन्ह से प्रयोग किया है। मैं पहले भी इसके बारे में बात कर चुका हूं कि से विभक्ति चिन्ह दो बार प्रयोग हो रहा है, लेकिन उसका अर्थ प्रयोग करने का बिल्कुल अलग है और उसके अर्थ से ही उसकी वास्तविकता का पता चल जाता है कि अपदान के अंदर जो अलग होने या पृथक होने का भाव उदाहरण में आप लिख सकते हैं कि पेड़ से
डाली टूट गई, मेज से चम्मच गिर गई। तो हमने जहां पर दो चीजों के अंदर अलग अलग होने का भाव प्रकट हो गया, तो उसको हम कह सकते हैं कि यहां पर अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। उसके पश्चात है हमारे पास नंबर 5 पे संबंध कारक। संबंध कारक संबंध प्रकट करे, संबंध प्रकट करे तो वहां पर जो दो व्यक्तियों या वस्तुओं के मध्य संबंध प्रकट करे, संबंध कारक कहलाता है। यहां समझना और भी आसान है, क्योंकि संबंध का हम वैसे भी आसानी से अर्थ जानते हैं। ये मेरी किताब है, ये कमरा आपका है, आपका। तो यहां पर री और काके की और रा रे री जो हम विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करते हैं वो इस संबंध कारक के अंतर्गत आ जाते हैं। उसके पश्चात है हमारे पास अधिकरण कारक। अधिकरण कारक भाव है इसका आश्रय लेना, आश्रय। हम ये सब जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति, कोई वस्तु किसी के साथ जुड़ी होती है, किसी के आश्रय के ऊपर होती है। जैसे मैंने यहां पे रखा हुआ कि मेरे हाथ में पेन है, मेरे हाथ में, ये मेज के ऊपर किताबें रखी हुई हैं। तो यहां पर विभक्ति चिन्ह हम लोगों ने प्रयोग किए थे में और पर। मेज पर किताबें रखी हुई हैं, मेज पर किताबें रखी हुई हैं। और उसी तरह पर पानी में नमक बहुत ज्यादा है। अंग्रेजी के अंदर जो हम प्रेपोजिशन इन प्रयोग करते हैं वो इसी के अंतर्गत आती है। और अंतिम है हमारे पास संबोधन कारक नंबर 8 ढेर किए थे हमने। और संबोधन तो इसका विभक्ति चिन्ह है और अरे। हम किसी को बुलाते हैं, अरे तुम तो बहुत सियाने हो गए, तुम तो बहुत सियाने हो गए। हे मेरी बात सुनो। तो हम लोगों ने इसको प्रयोग कर लिया, हमने किसी को बुला लिया, तो यहां पर संबोधन कारक का प्रयोग हो गया। तो इसी तरह बच्चों जब हम अलग अलग कारकों का प्रयोग करते हैं तो हमारी बड़ी कक्षाओं में जाकर जब हम कक्षा 10वीं के अंदर समास का प्रयोग करते हैं तो उनके विभक्ति चिन्हों के अंदर भी कारक जो है वो प्रयोग में आ जाते हैं। जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर, राजमहल, राजा का महल इत्यादि इत्यादि। और इस प्रकार हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये कारक का पाठ पसंद आया होगा। ऐसे ही दिन प्रतिदिन आपके लिए और भी अच्छे अच्छे पाठ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जिससे कि हम आपके लिए और अच्छे तरीके से कुछ नया पेश कर सकें।